हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तृप्ति पांडे। आज मैं आप सभी के साथ करने वाली हूँ वर्क और एनर्जी का एक अलग सा न्यूमेरिकल जो बिल्कुल हटके है और हर एक क्लास के लेवल के लिए है, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी और 11th के लिए भी। चलिए आज हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या न्यूमेरिकल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। ए बॉक्स इज पुल्ड, ए बॉक्स इज पुल्ड, एक बॉक्स है, ऐसे कोई एक बॉक्स है। ठीक है, मान लो एक बॉक्स है जिसको क्या कर दिया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचा जा रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। और इसको खींचा कैसे जा रहा है, खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ से वो खींचेगा उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा उसी दिशा में होता है जिस डायरेक्शन में आप उसको क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो। कहने का सेंस ये है, अपोजिट फोर्स नहीं, केवल हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर उसे क्या कर रहे हैं, खींच ले रहे हैं, तो वो कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर देखिएगा 25 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। और जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो निश्चित सी बात है और जाहिर सी बात है कि ये स्थान अपना छोड़ेगा, क्योंकि इस पर एक कोई बल लग रहा है, पुश किया जा रहा है या फिर पुल किया जा रहा है। चाहे आप पुश करेंगे तो भी, अगर आप पुल करेंगे तो भी वो अपना डिस्प्लेस करेगा ही। तो यहाँ पर देखिए, जब इस पर क्या कर रहा है, ए बॉक्स इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, 25 न्यूटन के फोर्स से उसको खींचा जा रहा है और प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, 25, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर की है। बिकॉज ये वस्तु वहाँ से वहाँ 15 मीटर तक जाती है, डिस्प्लेस होती है। अब कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप किसी स्थान पर चलते हैं तो सीधा चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं। अगर कोई आपका कान पकड़ के खींच के ले जा रहा है आपको, तो वहां पर उसका हाथ तो ऐसा नहीं आएगा एकदम सीधे से आपको खींचेगा, वो क्या हो सकता है, ऐसे करके पकड़ेगा, तो आप ऐसा बेंड हो जाते हैं। या फिर मान लो हमें क्या करना है, इसको ही खींचना है, तो जब हम खींचेंगे तो इस पर ऐसे ही करके खींचेंगे ना, तो ऐसे रोलिंग करते हुए तो नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर से नीचे आ रहा हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब अब आप देखिए आपको कौन कौन सी क्वांटिटी दिया गया है। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में क्वांटिटी का पता लगाते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है। तो हमने देखा इसमें गिवन दैट पॉइंट कौन कौन से हैं, गिवन दैट दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 25 न्यूटन है। फोर्स कितना न्यूटन का लग रहा है, 25 न्यूटन का। और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितने की हो रही है, d इज इक्वल टू कितना है, 15 मीटर है। और कह रहा है एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है कि वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली की बात किया गया क्योंकि उसको सीधा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर खींचा जा रहा है तो F इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया गया है, F इज इक्वल, निकालना क्या है आपको, फोर्स निकालना है ना, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि कितना वर्क डन हुआ है। फाइंड द वर्क डन, फोर्स नहीं निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्योंकि फोर्स आपको ये दे रखा है तो इसलिए आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा का एंगल बनता है। ऑब्लिक फोर्स में मैंने बता रखा है आपको कि जब भी कोई वस्तु किसी एंगल पर खींची जाती है या उस पर फोर्स लगता है तब वहाँ एक एंगल क्रिएट होता है जिसको हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टली में कॉस थीटा होता है, वर्टिकली में साइन थीटा होता है। तो यहाँ देखिए
तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F की वैल्यू है 25, D की वैल्यू है 15, कॉस कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, कॉस कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। इससे आप इस सवाल को देख लीजिए, इसके बाद आपको सभी की वैल्यू बता दी जाएगी, cos 30, cos 60 की वैल्यू या sin 30, sin 60 की वैल्यू क्या होती है। तो W इज इक्वल टू कितना होगा, 25, अब 15 से मल्टीप्लाई करेगा, 25 इंटू 15, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, 25 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ आएगा 573, मतलब 375 आएगा, 375, और कितना आएगा, √3/2 तो है ही, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 375 इंटू √3/2। अब यहाँ मान लो हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है, इसको डेसिमल में लाना है, तब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू को रख देंगे, और वर्गमूल मेथड से आप जानते हैं √3 जो होता है उसकी वैल्यू होता है 1.732, ये इसकी वैल्यू होता है। अगर आप वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कहाँ से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और जब वैल्यू को पुट करेंगे आप तो देखिए क्या होगा, W इज इक्वल टू कितना आया है, 375 इंटू √3/2। तो यहाँ पर रखेंगे W इज इक्वल टू 375 इंटू 1.732/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो 1.732 को काट भी सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 17, 2 6 जा 12, 1 13, 2 6 जा 12। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, 375 इंटू 0.866। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर पता चल जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कंप्लीट आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा, और वो आंसर हमेशा किस में लिखा जाएगा, जूल में, बिकॉज वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ लोगों को डेसिमल का मल्टीप्लाई नहीं आता है, उनके लिए हम बता रहे हैं कि 0.866 को जब 375 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30, 5 6 जा 33, 33 हो जाएगा, 5 8 जा 43, 43 हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, तीसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा कितना होगा, 18 होगा, 3 6 जा 18, 1 19 होगा, 3 8 जा 12, 24, 125, और यहाँ पर आएगा 0 3 2 5 6 4 10 14 14 3 17। इतना कुछ आएगा तो डेसिमल कितने पॉइंट पर लगेगा, 1 2 3 1 2 3 आएगा 324.75। ये इसका आंसर है, ठीक है। आप लोग मिला सकते हैं, देखो यूनिकली वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, बस डेसिमल को लास्ट में लगाया जाता है, उसके पहले नहीं लगाया जाता है, समझ रहे हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है अगला वाला, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, कोई भी 2 बॉडी है, मान लिया मैंने एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, कोई भी 2 बॉडी है, कह रहा है उन दोनों का मास क्या है, इक्वल है। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v, कह रहा है कि दोनों का मास कैसा है, इक्वल। अगर इसका मास m है तो इसका मास भी कितना होगा, m होगा। अब दोनों की वेलोसिटी भी कह रहा है क्या है, एक की वेलोसिटी है v और दूसरे की वेलोसिटी है 3v,
ध्यान से देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, लेकिन उनके मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए, और फिर दोनों का अनुपात बताइए कि कितने अनुपात में दोनों है। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखते हैं, हम इनको बगल लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है इसमें, m इज इक्वल टू m किलोग्राम दिया गया है, और साथ ही साथ v को इसमें v दिया गया है। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ अलग है, m का वैल्यू m ही दिया गया है, लेकिन v की वैल्यू 3v दिया गया है। दोनों में ही आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, इसका भी और इसका भी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आपको ये भी बताना है कि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी जो बताता है 1/2, m की वैल्यू इसमें कितनी है, m ही है, v की वैल्यू कितनी है, v ही है, और v का स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर से कितनी आ जाएगी, 1/2 mv का स्क्वायर। ये एक का काइनेटिक एनर्जी आ गया, एक का काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम दूसरे का निकालेंगे। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका भी हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, m की वैल्यू कितनी है, m ही है, और v की वैल्यू कितनी है, 3v है, तो 3v का स्क्वायर कर दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 m, 3 × 9 इंटू v का स्क्वायर। तो 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 9 × 1 9 mv स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरे पिंड का क्या निकला है, काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडीज थी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। अब हमें बताना है कि इन दोनों का मास का रेशियो, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो ऑफ टू बॉडीज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1/K2। पहले को K1 और दूसरे को हम K2 मान लेते हैं। तो K1 की वैल्यू आपको कितनी बताई गई है, 1/2 mv स्क्वायर, और इसको 1/2 mv स्क्वायर की बजाय आप क्या mv स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकते, mv स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर mv स्क्वायर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर होल अपन K2 की वैल्यू कितनी है, 9 mv स्क्वायर बाई 2 है। उल्टा कर दो दोनों को, तो mv स्क्वायर बाई 2, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बदल जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है। तो यहाँ आएगा 2/9 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, आया कितना, 1, और नीचे ये क्या बचा है, 9। इसका मतलब K1/K2 कितना आया, 1/9 आया। और इसका रेशियो अगर लिखेंगे, K1/K2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/9 होगा। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर पता चला, उन दोनों पिंडों का रेशियो जो था वो कितना हो गया, 1/9 हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन लिफ्टिंग अ box on a platform does not depend upon the how fast it is lifted up. Explain your answer giving proper reason. कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, 100% है। अगर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास है तो हम मान लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट मास इज इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि उस बॉक्स को, जो बॉक्स हमने माना है जिसका भार m है,
उस बॉक्स को कुछ हाइट तक उठाया जाता है। क्या किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर कुछ हाइट तक उसको उठाया जाता है। तो मान लेते हैं वो उठाने वाली जो हाइट थी, जिसकी वजह से जितनी ऊंचे बॉक्स उठी हुई थी वो हाइट हमने कितना एज्यूम कर लिया, h कर लिया। अब ये बताइए कि जब भी आप नीचे से ऊपर कोई वस्तु लेके जाते हैं तो वहां ग्रेविटी लगती है कि नहीं? नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटी लगती है, बस अंतर क्या होता है, एक में प्लस और दूसरे में माइनस होता है। यहाँ हमने वस्तु को नीचे से ऊपर लिया है, कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो इसका मतलब है ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी इज इक्वल टू c हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस वस्तु को उठाने में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, mgh होता है। तो इसका मतलब है इस वस्तु को उठाने में कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और उसका रीजन ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट का मास m है और उसको कुछ हाइट तक उठाया जा रहा है, तो वो हाइट h है। एंड लास्ट में जो ग्रेविटी लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर वो g ग्रेविटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको कह रहा है कि जैसे आपके घर में क्या होता है कि लाइट लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है, और आपको आज मान लो रसीद लाई हुई है, कोई रसीद दे रहा है कि भैया बिजली का बिल जमा कर दो। तो बिजली का बिल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आपको क्या करना हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो तो उसमें एक अलग सा फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना है अमाउंट टू द मंथ ऑफ 30 डेज, वो भी कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए आपको पता करना है कि उसका बिल कितना आएगा। फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज, तो घर में देख लो क्या क्या है जो यूज किया जा रहा है लगातार। तो इसमें जो यूज किया जा रहा है वो है 2 बल्ब, जो कितने वाट के हैं भैया, 40 वाट के, 40 वाट के 2 बल्ब। एक घर है जिसमें ये 30 दिनों का आज हमें बिजली का बिल देना है। मतलब बिजली का कहने का सेंस ये है कि करंट, जब छोटे थे तो हम लोग भी उसको बिजली बोलते थे ना, इसलिए आदत पड़ी है बिजली बोलने की। पहले लोग बिजली ही बोलते थे, बहुत लोग बिजली ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बनानी है आपको, ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनानी है जो 30 दिनों के लिए बनानी है। अब लाइट जो है वो आपके घर में तो आ रही है, तभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन आपके घर में कौन कौन से उपकरण यूज हो रहे हैं वो भी देखिए। तो ये है 2 बल्ब, कितने बल्ब हो रहे हैं, बल्ब की संख्या कितनी है, 2 है, और कितने वाट का है, मतलब उसका पावर कितना है, 40 वाट का। कितने बल्ब जल रहे हैं, 6 घंटे जल रहे हैं। कितने घंटे जल रहे हैं, टाइमिंग क्या है इसका, 6 घंटे। कितने घंटे जल रहे हैं, 6 घंटे। अगर 6 घंटे जल रहे हैं तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये कितना रुपया खर्च बनेगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने है भैया, कितने दिन की बात कर रहा है, 30 दिन के अंदर इन सभी का हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है क्रियाकलाप वो 30 दिन के लिए ही हो रहा है। लेकिन आपको पहले ही क्वेश्चन में भली भांति पहचान करा दिया गया है कि इसमें जो 40 वाट के कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब। यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू कितना है, 2 बल्ब है। पावर कितना लग रहा है उनमें, पावर कितना लग रहा है दोनों बल्बों में, 40 वाट का पावर लग रहा है। 2 बल्ब हैं जिसमें कितना पावर लग रहा है, 40 वाट का पावर लग रहा है। और साथ ही साथ पावर लगने के बावजूद भी वो कितने घंटे जलता है, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे जलता है। तो टाइम कितना दिया है, 6 आवर दिया है। आपको बताना क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगी।
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग अलग नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, पूरे घर का बिल निकालना है। तो देख लो 1 बाय 1 सभी को देख लो। अब इसमें 2 बल्ब थे, 40 वाट का था, 6 घंटे जल रहा था। तो सबसे पहले पता करो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, पहले तो वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। जब भी आपको यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, वाट इंटू आवर इंटू डे बाई 1000। कितना होता है, वाट इंटू आवर इंटू डे इंटू, इन तीनों को अगर इंटू करते हैं, अगर 1000 से डिवाइड करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो कितने वाट का है भैया, 40 वाट का है। कितने घंटे जल रहा है, 6 घंटे। और कितने दिन, नंबर ऑफ बल्ब कितना है, देखो वाट गुणे घंटा गुणे दिन लिखा है ना, वाट गुणे घंटा गुणे दिन। तो देखो दिन के हिसाब से वो टाइमिंग दे रखा है, और जहाँ पर डे है, दिन है, वहाँ पर आप लिख लेंगे नंबर ऑफ बल्ब। क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब इंटू वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 and 6, और कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं। अब इनको डिवाइड कर दो, 480 अपान कितना हो जाएगा, 1000। 1 0 से 1 0 कट गया, आएगा 0.48। कितनी यूनिट आ गई, एक की यूनिट आ गई 0.48। अब दूसरे के लिए भी निकाल लेते हैं। दूसरे के लिए क्या कह रहा है कि 2 ट्यूबलाइट्स हैं, वो भी 50 वाट की। कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, 2 ट्यूबलाइट। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कितना है, 2 ट्यूबलाइट है। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स लिखो, ट्यूबलाइट्स कितनी हैं, 2 ट्यूबलाइट्स हैं। कितने ट्यूबलाइट्स हैं, 2 ट्यूबलाइट्स हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, 50 वाट की हैं और 8 घंटे जल रही हैं। कितने वाट की हैं, 50 वाट की। पावर कितना है, 50 वाट। और कितने घंटे जल रही हैं, आवर। टाइमिंग क्या है इनकी, टाइमिंग क्या है, 2 आवर के 6 आवर। कितनी टाइम पर जल रहा है, 8 घंटे जल रहा है। ये कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे। ट्यूबलाइट कितने घंटे जल रही है, 8। एक घर है जिसमें क्या है, कितने ट्यूबलाइट्स हैं, 2 ट्यूबलाइट हैं। एक घर में 2 ट्यूबलाइट है, और वो ट्यूबलाइट की जो शक्ति है वो 50 वाट की है, और लगातार 8 घंटे वो क्या करता है, चलता है। अच्छा, ये नहीं कह सकते हम यहाँ पर कि एक साथ ही 8 घंटे चला होगा। हो सकता है कभी 2 घंटे चला हो, फिर शाम को 2 घंटे चला हो, 1 घंटा रात को जला हो, या फिर 1 घंटा सुबह चला हो, तो ऐसा भी जल सकता है। लेकिन हमें कंप्लीट टाइम पता है कि 8 घंटा। तो यहाँ पर फिर से यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट कितना आ जाएगा, वाट इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ बल्ब अपान 1000। कितने वाट का है, 50 वाट का। कितने घंटे जलता है, 8 घंटे। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स कितनी हैं, 2 हैं। अपान का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 800। मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। एक सेकंड, $800 हो जाएगा, ठीक है। 800 बाई 100 हो जाएगा। तो 2 0 कट गया, आया कितना, 8। सॉरी 100 नहीं होगा, 1000 कर रहे हैं ना, यहाँ पर गलती की है। ध्यान से देखो, 5 8 जा 40, 42 जा 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ पर 800 बाई कितना हो जाएगा, ये 1000 है, 800 अपन कितना हो जाएगा 1000, 2 0 कटेगा, आएगा 0.8। दूसरे का भी कैलकुलेट हो गया, मतलब ट्यूबलाइट का भी पता चल गया और बल्ब का भी पता चल गया। अब थर्ड नंबर किसका है, देखो थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, एक टीवी भी है। इनके घर भैया केवल बल्ब और ट्यूबलाइटें नहीं है, इनके घर टीवी भी है। और टीवी कितने का है, ए टीवी ऑफ 120 वाट। टीवी कितनी है, एक। और कितने वाट की है, टीवी कितनी है, एक। कितने वाट की है, 120 वाट की है। कितने घंटे चलती है, बहुत अच्छे आदमी है, सिर्फ 6 घंटे टीवी देखते हैं बस, 6 आवर लिखा है, सीखो कुछ, तो 24 घंटा देखते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक टीवी है, टीवी कितना है, नंबर ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। और वो कितने घंटे चलती है, सिर्फ 6 घंटे चलती है। और अगर वो 6 घंटे चलती है पर डे, तो ये बताइए 6 घंटे चलने के बाद उसका पावर कितना दिया गया है, 120 वाट दिया। फिर से यूनिट निकाल लेंगे, तो एक यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू आवर इंटू नंबर ऑफ बल्ब अपॉन 1000। अब वो बल्ब हो, टीवी हो, कुछ भी हो, नंबर रहेगा बस, कितने नंबर पर कितने यूज कर रहे हो, 1 2 5 7 कितना यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर कितना आएगा, वाट कितना है 120, टाइम कितना है 1 आवर नहीं 6 आवर, कितने है टीवी, 1 ही टीवी है, अपॉन 1000। यहाँ 720 अपॉन 1000 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो 10 से 10 कटा, आया 0.72, इसका भी निकल गया। और लास्ट नंबर है अब आपका, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.50 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पर कितना रुपया लग रहा है, 2.5 रुपया। एक यूनिट पर कितना खर्च लग रहा है, 2.5 रुपया। तो आप कुल मिला के जोड़ो कि घर में क्या है कि बल्ब भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी जल रही है और साथ ही साथ टीवी भी चल रहा है। तो तीनों की यूनिट ऐड होगी ना, तभी ना पता चलेगा कि घर में कितनी लाइट खर्च हुई है और हमें कितना बिल पे करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितना भी आपने निकाला हुआ उन सभी को ऐड कर लीजिए। तो पहले में देखिएगा कितना आया था, एक में आया 0.72, 0.72, 0.8, 0.72, 0.8 प्लस, और तीसरा क्या था देखिएगा, तीसरा कितना था 0.48, कितना है 0.48 है, 0.48 ऐड करिए सबको, कितना आएगा 8 2 10 8 18 के 8 हासिल 1, $1.28 आएगा, कितना आएगा 1.28, मतलब इतनी यूनिट खर्च हो रही है, 1.28 यूनिट, इतनी यूनिट खर्च हो रही है। लेकिन अब हमें रुपया कितना देना पड़ेगा, कितना रुपये का खर्च आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितना यूनिट आ रहा है, जैसे 12.8 यूनिट आ रहा है, इसको 2.5 रुपये से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर यूनिट पर कितना खर्च जा रहा है, 2 रुपया 50 पैसा। हर यूनिट पर कितना खर्च जा रहा है, 2 रुपये 50 पैसे। तो इस पर कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए 12.8 इंटू 2.50, 0 0 0 एंड 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 4 14, 5 1 जा 5 1 6, यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 0 और 6, यहाँ पर आएगा 32 रुपीज।
कितना आएगा, 32 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 रुपये के हिसाब से 32 रुपये का खर्च इनका आएगा। हर महीने जो 30 दिन में खर्चा होगा वो 32 रुपये इनका खर्चा होगा, बिजली विभाग को देना हो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका पावर। आपका पावर नहीं, सबका पावर जो होता है। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है टू डू वर्क। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने में कुछ ना कुछ समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, जिसके पास हिम्मत ज़्यादा होती है वो जल्दी काम कर लेता है, जिसके पास पावर कम होती है वो बहुत ही धीरे काम करता है। तो आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, समय लगता है। तो कार्य करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर कहता है वर्क डन अपॉन टाइम। किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वो पावर है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, और दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, आप दूसरा फॉर्मूला भी या दूसरा डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, वर्क डन और टाइम का रेशियो ही क्या कहलाता है, पावर। फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया, वर्क डन एंड टाइम रेशियो इज कॉल्ड पावर। एंड थर्ड डेफिनेशन ये है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर। क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो इसका थर्ड डेफिनेशन ये होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन T भी होता है। तो दोनों फॉर्मूला ये किसके होते हैं, पावर के। तो पावर का फॉर्मूला एक तो होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, दूसरा होता है P इज इक्वल टू E अपॉन T। अब यहाँ से हम और भी क्वेश्चन इसका P का निकाल सकते हैं, और भी फॉर्मूला। अब W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू D भी होता है, F इंटू D अपॉन T लिख सकते हो। आप इसको और भी क्या लिख सकते हो, यम इंटू A इंटू D अपॉन T लिख सकते हो। अब इसी में आप चेंज करना चाहो तो 1 बाई 1 आप बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर P इज इक्वल टू E अपॉन T होता है, P इज इक्वल टू E अपॉन T होता है, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर बाई T। तो पावर का एक फॉर्मूला और पावर का हीट के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब इसके बाद आता है कि पावर की मेन यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, तो वाट होती है। बिकॉज इसे किसने बनाया था, आपको बताया गया है कि पावर को डिस्कवर किसने किया है, वॉट ने, जेम्स वॉट ने किया था। इसलिए पावर का जो SI यूनिट पड़ा उसका नाम क्या था, वाट था। ठीक है, तो पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगर हम आपसे कहें कि 1 किलोवाट कितने के इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिखिए 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है, जिसको हम 10 की पावर 3 वाट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मेगावाट कितने के इक्वल होता है, 1 मेगावाट तो वो होता है 10 की पावर 6 वाट के। अगर आपसे पूछा जाता है 1 माइक्रोवाट कितने के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर -6 वाट के होता है। अगर आपसे कोई पूछता है 1 मिलीवाट इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 की पावर -3 वाट होता है। मिली में माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये अपान में चला जाता है। ठीक है,
तो 1 मिलीवाट इतने के इक्वल होता है। 1 पिकोवाट कितने के इक्वल होता है? 10 की पावर -12 वाट के। और 1 नैनोवाट इज इक्वल टू कितने के होता है? नैनोवाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 वाट। एक फर्मी वाट इज इक्वल टू कितना होता है? एक फर्मी वाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 वाट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 सेंटीमीटर वाट में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर वाट कितने के इक्वल होता है? तो आप कहेंगे 10 की पावर -2 वाट के। देखो ये 1 बाय 1 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका आपको यूज केवल और केवल किस में करना होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके आपको कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हो सकता और बिना इसके आप कोई सवाल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है वाट का, ये इन सेंस वाट को किस में लिखा जाता है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछता है कि पावर की और भी यूनिट होती है, तो बिल्कुल होती है। आप कहेंगे P इज इक्वल टू W/T होता है। तो वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में, टाइम को सेकेंड में। तो पावर का अदर जो क्या होता है, पावर का अदर यूनिट वो होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद जूल पर सेकेंड के बाद आप एनर्जी कंज्यूम्ड वाले से भी निकाल सकते हो, उसका भी यही आएगा, जूल पर सेकेंड भी आएगा। और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि P इज इक्वल टू F इंटू D/T भी होता है ना। तो इसके हिसाब से अगर यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी जो होता है वो भी आपका पावर का ही यूनिट है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी पावर का ही यूनिट होता है। ठीक है।